Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 24 from the physics of second year. Learning objectives today are as follows. Define electric power and derive an expression for power dissipated in circuit. Electric power is the rate at which electrical energy is transferred by an electric circuit. Mathematically, electric power is a ratio of energy transferred divided by the time. And dear students, आप लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस बेसिकली एनर्जी ऑब्टेन करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल और द बैटरी. वो केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर वो उस सर्किट में मूव करते हैं और जब सर्किट में मूव करते हैं तो सर्किट की रेजिस्टेंस के मुताबिक वो पावर वहाँ पे डिसिपेट करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो सर्किट को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो पावर चार्जेस यानी वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. तो वो जो रेट, जिस रेट पर यानी कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो कितनी एनर्जी सर्किट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. P इज़ इक्वल टू W ओवर T, लेकिन W आप पढ़ चुके हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल that V is defined as work done per unit charge, so work is equal to charge into potential, so QV आ गया, QV over T. लेकिन Q over T आप जानते हैं कि I के इक्वल होता है, लिहाजा P is equal to IV. एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई. ओहम लॉ के मुताबिक V is equal to IR होता है, तो अगर मैं IV को रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन P is equal to I square R बन गई. अगर मैं इक्वेशन ए में ओहम लॉ से V की वैल्यू पुट करने की बजाय I की वैल्यू पुट कर दूं तो इक्वेशन ए मेरे पास यूं बन जाएगा कि I की जगह पे V ओवर R आ गया और V की जगह पे V है तो ये V स्क्वायर ओवर R. इस तरह से हमारे पास पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर के लिए तीन इक्वेशंस आ गई. तीनों इक्वेशंस किन सिचुएशंस में अप्लाई करनी है उनको आप देख लीजिएगा. ये आपके कंसेप्ट के लिए है कि जब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आप अप्लाई करने लगे तो ये उस वक्त अप्लाई कीजिएगा जब आपको नजर आए कि करंट कांस्टेंट है. करंट कब कांस्टेंट होता है? तो आंसर है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जब आप कंपोनेंट्स को यानी रेजिस्टर्स है या जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. अगर वो सीरीज में है तो आप जानते हैं कि वहाँ करंट कांस्टेंट होगा, तो ऐसी सूरत में हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने कंपोनेंट्स को पैरेलल में लगाया हुआ है तो उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होगी, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट गिवन है बोथ ही, तो फिर हम इस फार्मूले की हेल्प लेते हैं. तो इसके अलावा भी कम्प्लेक्स सिचुएशंस भी आ सकती हैं न्यूमेरिकल में, तो हम उसके मुताबिक बाद में देखेंगे. ये जो तीन कंसेप्ट हैं इसमें अक्सर कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को, लिहाजा आज हम इन्हीं को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कि किस सिचुएशन में किस फार्मूले को अप्लाई करना है. बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, इसमें अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से और ये आपके नॉलेज के लिए भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? आपके पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब की रेजिस्टेंस स्मॉल आर से है यानी कि वो लेस है, और एक कैपिटल आर से है यानी कि वो रेजिस्टेंस लार्ज है. ये दोनों सीरीज में लगाए गए हैं एक सोर्स के साथ. अब आपसे पूछा ये गया है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा. ठीक है, तो हम देखते हैं. सबसे पहले आप देखिएगा कि ये दोनों कंपोनेंट्स सीरीज में लगाए हैं. सीरीज में लगाने से करंट कांस्टेंट होता है, और अगर करंट कांस्टेंट हो तो हम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर का फार्मूला यूज करते हैं. देखिएगा, ठीक है, ये फार्मूला चूंकि I कांस्टेंट है तो इसका मतलब है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा है वहाँ पावर डिसिपेशन उतनी ज़्यादा होगी. जहाँ पे पावर डिसिपेट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इसका मतलब है वो ग्लो भी ज़्यादा करेगा. तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा फिर ये निकला कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके अक्रॉस जो है वो पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी एंड इट विल ग्लो मोर ब्राइटर. ठीक है,
सो आंसर क्या है हमारे पास कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, तो इसके अक्रॉस जो है ये पावर डिसिपेशन ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ग्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। अब आपके पास वही दो बल्ब हैं, लेकिन उनको सीरीज की बजाय पैरेलल में सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और क्वेश्चन फिर वही है कि अब इनमें से कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, अब चूंकि ये पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगी। तो अब हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो आंसर है P इक्वल टू V²/R। तो देखिएगा, अब इस चूंकि V कांस्टेंट है, इसका मतलब है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन कम होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, और वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो आंसर क्या निकला कि जिसकी रेजिस्टेंस कम थी उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन ज्यादा है और वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब बल्ब को हम सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं तो किस तरह से उनके ब्राइटनेस पे फर्क पड़ता है। दीज आर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंसेप्चुअली भी आपको मालूम होने चाहिए। जी, एक और कॉमन सा क्वेश्चन है, बल्ब भी इस जहाँ पे ले सकते हैं, विच हीटर हैज़, और आप कह सकते हैं कि विच बल्ब हैज़। चलें बल्ब के बारे में एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, विच हीटर हैज़ मोर रेजिस्टेंस। आप लेट से आप बाजार से दो हीटर परचेज करके आए हैं। एक हीटर के ऊपर पावर रेटिंग थी 500 वाट का, दूसरे के ऊपर रेटिंग थी कि ये 800 वाट का है। आपने घर आके एसी सोर्स का ये सिंबल होता है, तो ये मैंने लगाया, 220 वोल्ट है, आप जानते हैं सारे। तो आपने आके कनेक्ट कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि किस हीटर की पावर ज्यादा होगी। नंबर 1 ये देखिएगा कि आपके पास जो हीटर है वो आप कनेक्ट करें सेम वोल्टेज से। इस हीटर को भी 220 वोल्ट से कनेक्ट किया, इस हीटर को भी 220 वोल्ट से। तो इसका मतलब है कि क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो आंसर है पावर यहाँ पे कांस्टेंट है इस सिचुएशन में, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो आपके पास फिर क्या आ गया, आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, P इक्वल टू V²/R। मैंने आपसे कहा था कि आपको जहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट नजर आए तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखते हैं जी, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखते हैं पावर किसकी ज़्यादा थी। अच्छा, दोबारा इसको मैं प्रीवियस स्लाइड पे वापस आ रहा हूँ जी। अच्छा, आप देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन ये किया गया था कि दो हीटर्स हैं, एक 500 वाट का है और एक 800 वाट का है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि जिसकी जो पावर है वो कम होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप 500 वाट का जो हीटर लेकर आए थे जिसकी पावर कम है 800 वाट की निस्बत, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली आप बिल्कुल यही कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं बल्ब्स के ऊपर। ठीक है, इस कुछ यहाँ पे आए बगैर मैं इस सिचुएशन से हट के एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि 100 वाट का एक बल्ब है और एक आपके पास 60 वाट का बल्ब है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने फिर वही कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला था कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसकी पावर ज़्यादा होगी बल्ब की उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर आप एक 100 वाट का बल्ब लाते हैं और एक 60 वाट का बल्ब, आपसे पूछा जाता है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 60 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस तरह से आपसे पूछा जाता, यानी चलें एक और डिफरेंट क्वेश्चन देखिएगा अदर स्टाइल में, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि अब इन दोनों बल्ब्स को हमने लगा दिया है सीरीज में। तो अच्छा, अब अगर आप डिफरेंट एक चीज़ को डिफरेंट अंदाज में देखा जा सकता है। मैंने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उससे पहले आपको एक और एंगल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 1 में वापस जाइएगा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने दो बल्ब सीरीज में लगाए हुए हैं, ठीक है, अगर आपने दो बल्ब सीरीज में लगाए हुए हैं तो जिस बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। दोबारा इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन भी हो। देखिएगा, बिल्कुल
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज मैं आपको इसकी तरफ लाना चाह रहा था जी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, इट विल बी मोर ब्राइट। ठीक है ना, जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा ब्राइट जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, और यहां से आप इससे पहले ये बता चुके हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, चलें इसकी बेस पे हम वापस आते हैं। तो अब यहाँ पे भी आपने देखा था कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा थी उसने ग्लो भी ज्यादा किया था। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब मैं भी आपको बता चुका हूं कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो मैं भी आपको बता चुका हूं कि जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि 60 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये 60 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट स्टाइल में देखते हैं जरा। Since both bulbs are connected in series, so both bulbs have same current but different voltages. The bulb across which the voltage is higher will appear more brighter. ठीक है, P is equal to V square over R. R is equal to V square over P. For 60 watt bulb connected to 220 volt, रेजिस्टेंस जो है वो आप निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। रेजिस्टेंस जो है 806.66 ओम आ रहा है, और जो 100 वाट बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम आ रही है, 484 ओम्स। ठीक है, तो since bulbs are connected in series, so power is equal to this. So bulb with high resistance will show more power dissipation and will power dissipation across the bulb will be maximum and brightness will be maximum. ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइट वो ग्लो करेगा। तो चलें इसको देख लेते हैं कि कौन सा था। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है ना, अब रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन भी मैंने आपके सामने कर दी। 60 वाट वाला बल्ब, यानी इसका मतलब है कि 60 वाट वाला बल्ब जो है वो 100 वाट वाले बल्ब से ज्यादा ग्लो करेगा। कब? व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये कुछ कंसेप्चुअल से थे, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आके कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो इनको बार बार आप देखिएगा। अच्छा जी, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। SI unit of electric power is watt. A power of 1 watt is said to be consumed in a circuit. अच्छा, a power of 1 watt is said to be consumed in a circuit if a potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow through it. किलोवाट आवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा कि जो वाट है वो बेसिकली यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, लेकिन जब हम किलोवाट आवर की बात करते हैं, ठीक है, किलोवाट आवर, सॉरी इसको प्रीवियस में देख लें, मैं गलती से एनर्जी लिखी हूँ, पावर का, सॉरी, हाँ सॉरी, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, अब ये जो किलोवाट आवर है ये पावर का यूनिट नहीं है। ऑब्वियसली इसमें भी वाट है, आप वाट से कॉमनली जानते हैं आप इसको कि ये वाट एक पावर का यूनिट है। तो स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो उनके जहन में जब ये वाट को देखते हैं तो वो कहते हैं ये पावर का यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा यहाँ ब्लू में मैंने आपको ये शो किया, किलोवाट क्या है, ये एक पावर का बड़ा यूनिट हो जाता है। जैसे वाट है, इस तरह से किलोवाट एक बड़ा यूनिट है, तो ये पावर बन गया। आवर क्या है, ये टाइम है, और पावर इनटू टाइम क्या होता है, ये एनर्जी होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अगर आप उसको रीअरेंज करते हैं तो पावर इनटू टाइम क्या बनता है, एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किलोवाट पावर है, आर टाइम है, तो पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, एनर्जी। सो किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर बट इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है वो तो जाउल है, लेकिन ये बहुत स्मॉल है। कब स्मॉल है, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सर्किट्स में कंज्यूम होती है, इट इज ऑफ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, सो अ लार्ज यूनिट इज रिक्वायर्ड टू मेजर इट। व्हाट वी यूज किलोवाट आवर। इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कॉमनली आप लोग जब घरों में कहते हैं कि हमारे बिजली के बिल में इतने यूनिट आए हैं, तो वो जो यूनिट होता है वो बेसिकली किसको शो कर रहा होता है? तो आंसर है वो किलोवाट आवर को शो कर रहा होता है। अगर आप कहते हैं कि 1 यूनिट गिरा है तो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी आपने यूटिलाइज की है। अगर आपके 80 यूनिट्स बिल में आए हैं बिजली के बिल में, तो इसका मतलब है कि 80 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूटिलाइज की है। इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक अप्लायंस है जिसकी जो पावर है, पावर रेटिंग उसके ऊपर मेंशन होती है कि वो किलोवाट है या कितने वाट का है। अगर लेट्स से वो 1 किलोवाट का अप्लायंस है, अगर आप उसको 1 घंटे तक यूज करते हैं, एंड इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर आप जो आयरन की बात कर लें, वो नियर अबाउट उसकी जो 1 किलोवाट पावर होती है, और अगर आप उसको 1 घंटे तक यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 बिजली का यूनिट जो है वो फॉल करेगा। तो इसी तरह से 1 किलोवाट आवर, और ये अगर आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन एसआई है तो हमें पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट में ये किसके इक्वल होगा। तो देखिएगा कि किलो की जगह पे आप 1000, वाट की जगह पे वाट ही आपने पुट किया, आर की जगह पे 3600 सेकेंड, और वाट को जब आप रिप्लेस करते हैं तो ये जूल पर सेकंड बन जाता है। ये माइनस नहीं है, ये जूल पर सेकंड इंटू सेकंड है, सेकंड सेकंड से कट जाएगा और जूल रह जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर बेसिकली आपके पास इक्वल होता है 3.6 into 10 raised to the power 6 joules. Maximum power output. In many electronic circuits and systems, it is important to have maximum transfer of power from the source to the load. ठीक है, हमें मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना पड़ता है सोर्स ऑफ ईएमएफ से लोड की तरफ। फॉर एग्जांपल इन रेडियो और टीवी ट्रांसमिटिंग सिस्टम्स, इट इज डिजायर्ड टू ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर पॉसिबल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग मीडियम टू द एंटीना सिस्टम्स। वी वांट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम एम्पलीफायर टू स्पीकर सिस्टम। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रॉपर मैचिंग ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस को अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसी हद तक कह सकते हैं। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस और ग्रेटर देन द सोर्स रेजिस्टेंस, देन द पावर डिलीवर्ड टू द लोड विल बी मिनिमम। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हो पावर जो सर्किट में डिसिपेट हो रही है, तो एक बड़ा ही आसान सा फार्मूला है कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस और जो सोर्स के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है उसकी रेजिस्टेंस वो आपस में मैच करनी चाहिए, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे कि आखिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं। लेट्स से ये आपके पास एक सर्किट है, राइट पे आपके सामने मौजूद है, इसमें ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये इसके साथ ब्रांच इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करी है, और ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, इसमें से जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। तो पावर यहाँ पे आउटपुट में कितनी अपीयर होगी, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो हम आई इज इक्वल टू ओहम लॉ के मुताबिक ये जानते हैं, हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था ये। तो आई की वैल्यू आप पुट कर दें तो ये आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये फार्मूला मैथ्स में, ठीक है, तो आप ए की जगह पे कैपिटल आर ले लें, बी की जगह पे आर, क्योंकि हम यहाँ पर भी ये कम्बिनेशन आ रहा है। तो इस तरह से हम जब इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये जो आर प्लस आर का स्क्वायर है वो हमारे पास ये बन जाता है। अब इस सारी डेरिवेशन करने का फायदा क्या था, मैंने इस इक्वेशन को दोबारा थोड़ा सा सॉल्व करके यूं लिख दिया कि ई स्क्वायर ओवर आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ओ इंटू आर आ जाएगा। और अब जब आप इस आर प्लस आर स्क्वायर की बात आएगी तो आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताई है, तो ये आप पुट कर दें। अब आपने ये पुट करने का फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदा ये है कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको मैक्सिमम या मिनिमम बड़ी आसानी से यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर आपसे कोई पूछे कि अब ये पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगी, तो आप कहेंगे जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, तो आंसर है जब इसमें ये जो प्लस होने वाली क्वांटिटी है ये कम से कम होगी। ये कम से कम कब कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। कैसे 0 हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव में स्क्वायर प्लस कर देगा। तो 0 कब होगी, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यही हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जब ये दोनों रेजिस्टेंसेज आपस में बराबर होती हैं तो जो आउटपुट पावर है वो मैक्सिमम होती है। तो हम अगर इसको इसमें पुट करते हैं, लेट्स से मैं R इज इक्वल टू आर ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये R से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ई स्क्वायर ओवर 4R भी लिख सकते हैं या ई स्क्वायर ओवर 4 कैपिटल R भी लिख सकते हैं। तो ये P आउट की बजाय पे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा P मैक्सिमम, यानी कि यहाँ
यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो आपके पास आउटपुट में आ रही है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू है, या फार्मूला क्या है, E²/4R। अच्छा जी, so maximum power is transferred to the circuit when the internal resistance of EMF is equal to the load resistance, and this is known as a maximum power transfer theorem. अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे पास ये भी कन्फ्यूजन आती है कि अगर पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रही है तो MCQs में ये अक्सर आता है बोर्ड में कि एफिशिएंसी क्या होगी इस सिचुएशन में, तो अक्सर बच्चे लिख देते हैं कि 100%। तो ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, ये बड़ा कंसेप्चुअल सा पॉइंट है कि द एफिशिएंसी अंडर मैक्सिमम पावर इज नॉट 100% बट इट इज 50%। ठीक है, ड्यू टू दिस 50% एफिशिएंसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। हमें हर वक्त ये पावर मैक्सिमम ट्रांसफर नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती या डिजायरेबल नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि पावर एफिशिएंसी हमारे पास बहुत कम हो जाती है। कितनी? आधी रह जाती है। ठीक है, आधी कैसे रह जाती है? बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट। आउटपुट आपने पावर कौन सी लेनी है, जो अभी आपने यहाँ पे फार्मूले में लिखी थी कि E²/4R। अब ये मैंने इनपुट में E²/2R कैसे लिखी है? ये बहुत ही आसान है। आप लोगों ने जैसे पावर का फार्मूला पढ़ा था, पावर का फार्मूला है V²/R। ठीक है ना, तो V क्या है यहाँ पे, E की जगह आ गया, यानी ये मैंने लिख दिया। ओवर R क्या है, R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो उस सिचुएशन में जब आप बात कर रहे हैं कि लोड सोर्स की रेजिस्टेंस और सोर्स की रेजिस्टेंस, लोड की रेजिस्टेंस और सोर्स की रेजिस्टेंस इक्वल है, तो जो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है, अगर वो हम स्मॉल r से जाहिर करते हैं तो वो 2R हो जाएगी। यानी अगर सोर्स की R है तो लोड की R है, तो टोटल कितनी हो गई? 2R। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? E²/2R। तो इसको अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 50%. So students, this is very commonly asked MCQ type the question, और ये 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब पावर मैक्सिमम आपके पास आ रही है सर्किट में, तो उस सिचुएशन में एफिशिएंसी क्या होगी? 50% होगी। एंड इसी वजह से हमारे पास ये जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन है, ये मोस्टली डिज़ायरेबल नहीं होती, लेकिन बाज़ सर्किट्स में हमें ये चाहिए भी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको बार बार कीजिएगा। बाकी ग्रुप में जो क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।